दोस्तों बिहार में एक और वैकेंसी देखने को मिली है और इसी वैकेंसी को हम लोग कह रहे हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। हम लोग इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस वैकेंसी के अंदर में टोटल जो है वो 935 पद दिया गया है और इस वैकेंसी को कहा गया है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, मतलब AEDO, एसोसिएट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। इस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियोज के अंदर में। इस वैकेंसी को जब हम देखते हैं तो हमें कुल 935 पद देखने को मिल रहा है, जिसमें से फीमेल महिलाओं के लिए 319 पद को रिजर्वेशन के कैटेगरी में डाला गया है, जो कि महिलाओं को बिहार में कितना है 35% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो है या उनके नाती नतनी पोता पोती इन सारे लोगों के लिए भी कुछ रिजर्वेशन किया गया है, जिसका जो परसेंटेज है वो 2% है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके वेतनमान की बात करें तो वेतनमान जो है वेतनमान स्तर 5 का दिया गया है, जिसका मूल वेतन कितना है 29,200, मतलब कि मूल वेतन कितना होगा 29,200। वेतन के मामले में यह जो वैकेंसी है वो थोड़ा निराशजनक है, या ये कह लीजिए कि एक ऐसी वैकेंसी जिससे बनने वाले ऑफिसर्स, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि सहायक शिक्षा पदाधिकारी विकास पदाधिकारी, तो उस कंडीशंस के अंदर में उनकी जो बेसिक सैलरी है जो एक +2 के टीचर से थोड़ा कम है, तो थोड़ा निराशजनक है। लेकिन हाँ, अगर हम पद वाइज देखें तो ये थोड़ा अच्छा भी है ना। चलिए, तो वेतन का हो गया कितना है 29,200, जो कि आपका बेसिक वेतन है। हालांकि बढ़ करके ये करीब करीब में उतना ही चला जाएगा जो +2 की वेतन के बराबर होता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता में कहा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना जरूरी है। मतलब कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से या किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से BA हैं, BSc हैं या BCom है ना, या अगर आप संस्कृत बोर्ड से हैं तो उसमें शास्त्री होता है ना, अगर आप शास्त्री हैं, ठीक है, तो उससे भी हो सकता है। या अगर आप मान लीजिए उर्दू बोर्ड से हैं, है ना, तो उर्दू बोर्ड वाले के लिए आलिम एक एग्जाम होता है। ठीक है, तो अगर वो आलिम है आप, तो ऐसे लोग सारे लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा की जब बात करते हैं, है ना, तो एज जो है वो उम्र की जब बात करते हैं हम लोग, है ना, तो उम्र को जो है वो बता दिया गया है कि उम्र सीमा जो यूआर कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 37 वर्ष है, मतलब कि 37 वर्ष रखा गया है पुरुष के लिए, है ना। साथ ही साथ जितने भी BC कैंडिडेट जो भी होंगे या EBC कैंडिडेट जो भी होंगे, इन सभी के लिए 40 वर्ष रखा गया है। साथ ही साथ इसमें जितने भी फीमेल हैं, है ना, फीमेल चाहे कोई भी है, वो यूआर की फीमेल हो सकती हैं, BC की हो सकती हैं और EBC की हो सकती है, उन सभी लोगों के लिए 40 वर्ष का जो है वो रखा गया है आयु सीमा। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, एक SC और ST के कैंडिडेट के लिए जो आयु सीमा है वो 42 वर्ष किया गया है, 42 वर्ष रखा गया है। ठीक है, वो आप यहां देख सकते हैं। ठीक, आगे इसके बाद कहा यह गया है कि इसमें हम चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। ठीक, चयन प्रक्रिया जो है वो कहा गया है कि इस नियुक्ति विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, है ना। लिखित रिटेन का मतलब है, यहाँ रिटेन कह दिया गया है तो बच्चों के मन में है कि रिटेन एग्जाम लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां एक चीज क्लियर किया गया कि वो वस्तुनिष्ठ लिया जाएगा, MCQs के फॉर्म में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। BPSC जितने भी ऑफिसर रैंक की बहाली करती है उन सभी में इंटरव्यू साक्षात्कार जो है वो कंपलसरी होता है, या यूं कह ले कि वो रहता ही रहता है। मुझे लग रहा है कि ये ऐसा एग्जामिनेशन होने जा रहा है जिसमें साक्षात्कार नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए एक जो है मौका बनने जा रहा है जहां पर आप इस मौके को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें जो है कुछ क्वालिफिकेशंस मार्क्स दिया गया। हालांकि ये क्वालिफिकेशंस मार्क्स आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, क्योंकि इससे तो मेरिट बनने नहीं जा रहा है। क्वालिफिकेशंस मार्क्स में कहा गया है कि अगर आप इस लिखित परीक्षा में शामिल होते हैं और अगर आप सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, है ना। मतलब UR कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 40% का मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, 40%। साथ ही साथ अगर आप क्या है BC के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 36.5% है। ठीक है, अगर आप EBC कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जो है वो क्या है 34
4% है। और अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए क्या है 42% का जो है वो मार्क्स रखा गया है। अगर हम देखें तो ये मार्क्स जो है वो बस एक क्वालिफाइंग वाली बात कह रहा है कि वहां तक आप एलिजिबल है, लेकिन उससे आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आते हैं कि जो परीक्षा होगा उसका सिलेबस क्या है ना। तो लिखित परीक्षा आपके 3 जो है इसको पार्ट में बांटा गया, 1, 2 एंड 3 है ना। पहला जो पार्ट है वो सामान्य भाषा का है, जिसमें अंग्रेजी के 30 अंक होंगे और सामान्य हिंदी के 70 अंक होंगे। अगर हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो जो अंग्रेजी की जिसकी बात ये कर रहा है उस अंग्रेजी में 30 अंक मतलब कि 30 क्वेश्चन, इस 30 में आपको 9 मार्क्स लाना जो है वो कंपलसरी है, मिनिमम। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जो हिंदी है, जो सामान्य हिंदी है, इस हिंदी के 70 मार्क्स में से मतलब कि 70 क्वेश्चन तो 70 मार्क्स, इसमें से आपको 21 मार्क्स लाना कंपलसरी है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यही दोनों को जब मिलाएंगे तो हम ये दोनों क्या है 9 + 21 मींस की 30 जो है वो मार्क्स आपके लिए कंपलसरी है। किस चीज के लिए? ये इस पेपर को क्वालिफाइड करने के लिए है ना, क्योंकि ये जो पेपर है वो क्या है क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए आप। तो 30 अंग्रेजी से 70 हिंदी से हुआ, दोनों मिला करके जो है आपको क्या है 30 मार्क्स लाना है। लेकिन ध्यान रहे दोनों में 30% लाना है, मतलब कि अंग्रेजी में भी 30% 9 नंबर और हिंदी में 30% मतलब कि 21 मार्क्स है ना। दोनों मिला के 30 नंबर आपको लाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों में अलग अलग है चीजें हैं। वही चीज यहाँ दी गई है। टोटल 100 नंबर, 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो दूसरा जो पेपर आपका होगा वो दूसरा पेपर होगा जिसे हम लोग सामान्य अध्ययन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सामान्य अध्ययन कह रहे हैं। ये 100 नंबर का होगा। तो जो आपका जीएस का पेपर है सामान्य अध्ययन है ना, जो क्या है आपका जीएस का पेपर है। ठीक है, सामान्य अध्ययन। ठीक, सामान्य अध्ययन ये कितना है 100 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन? 100। और 100 क्वेश्चन होगा तो कितने मार्क्स? 100 मार्क्स। ठीक, इसको ध्यान रखिए आप। और दूसरा जो पेपर है वो क्या है सामान्य योग्यता। क्या है? सामान्य योग्यता। ठीक, सामान्य योग्यता। और ये कितना है 100 क्वेश्चन। ठीक, और ये भी कितना है 100 क्वेश्चन मतलब कि 100 मार्क्स। समझ में आई बात? और यही दोनों वो पेपर है जिससे आपका मेरिट बनने जा रहा है। यही वो दोनों पेपर है जिससे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, इसको आपको समझना है। अब ये समझिए बात को, इसमें ये है कि ये जो 200 है 100 + 100 है ना, 100 और प्लस में 100 200, जो 200 का जो टोटल पेपर है आपका कौन सा? सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता। ठीक है, ये जो पेपर है वो दोनों क्या है 2 घंटे का एक पेपर और 2 घंटे का एक पेपर, मतलब कि 4 घंटे का ये एग्जाम है। और इसी 200 मार्क्स से आपका जो है मेरिट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? आपका मेरिट बनेगा। समझ में आई बात यहां तक? इसी से आपका मेरिट बनेगा। और हमें ये बात भी जानना है कि जब अगर मेरिट यहां से बन रहा है तो निगेटिव मार्क्स भी इस एग्जामिनेशन में दिया गया है। क्या है? प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना है 1/3 निर्धारित है। ठीक है, अब कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर निगेटिव क्या सिर्फ इसी में निगेटिव रहेगा है ना, या क्या सिर्फ इसी में निगेटिव रहेगा या लैंग्वेज में भी निगेटिव रहेगा? ये बहुत सारे बच्चों का कहना है। देखिए, क्योंकि यहां क्लियर नहीं किया गया है कि किसमें हम निगेटिव दे रहे हैं और किसमें नहीं दे रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ओवरऑल जो सिलेबस है तो आपका सामान्य हिंदी के अंदर भी जो सामान्य जो भाषा है आपका उसके अंदर भी आपका क्या है नेगेटिव होगा। सामान्य जो भाषा है ये इस भाषा के अंदर भी क्या है नेगेटिव होगा, क्योंकि नहीं होने वाली बात कहीं ऐसा क्लियर नहीं किया गया है, या फिर नहीं कहा गया कि बस पेपर 1 पेपर 2 या पेपर 3 इस तरह से नहीं किया गया है। तो आप समझ लीजिए क्या है कि सामान्य भाषा के अंदर में भी क्या है नेगेटिव मार्किंग होगा। इसको आपको ध्यान रखना है और यही आपको माइंड में लेकर के चलना है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है जो मैंने पहले ही कह दिया है। क्या कहा है कि जो 30% न्यूनतम अंक जो है वो लाना है प्रत्येक सब्जेक्ट में, है ना। मतलब क्या है, अंग्रेजी में वही बात है ना 9 नंबर, और हिंदी जो है उसमें आपको क्या है 21 नंबर, टोटल दोनों मिलाकर 30 नंबर। ये मिनिमम है।
अगर आप ये नहीं लाते हैं, अगर आप इस स्कोर को करने में फेल हो जाते हैं 9 और 21, तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो आपका पेपर है, जीएस पेपर है, सामान्य योग्यता पेपर है, ये सारे पेपर जो है वो ऐसे ही धरे के धरे रह जाएंगे, चाहे आप उसमें टॉपर ही क्यों नहीं है, आपके पेपर को चेक नहीं किया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है? समझे कि नहीं? समझ गए? नहीं समझे? चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। पाठ्यक्रम सामान्य भाषा के लिए समझ लीजिए क्या कहा गया। कहा गया कि सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सकेगी। हम लोगों ने टीआरई 1 देखा, टीआरई 2 देखा और टीआरई 3 देखा। बीपीएससी के एग्जामिनेशन से जो लैंग्वेज है, जो क्वालिफाइंग नेचर वाला जो मामला है, हमने उसको देखा है और हम लोगों ने उसमें ये निष्कर्ष निकाला है कि जो उसका पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का, वह बस इस नॉलेज को देखता है कि क्या आपके पास में हिंदी और अंग्रेजी के जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, वो सब है या नहीं है ना। इस बात को समझ लीजिए, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? सामान्य अध्ययन जो आपका मेन पेपर है, जो क्या है आपका 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, ठीक ना? तो इसके अंदर में सिलेबस थोड़ा देख लीजिए आप। सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व जो समसामयिक घटनाएं हैं वो उसके बारे में पूछा जाएगा। भारत का इतिहास और तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता देख लीजिए, बिहार को हाईलाइट कीजिए। यहाँ बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं हैं, मतलब बिहार स्पेशल से ध्यान रखिएगा इस चीज को। सामान्य भूगोल रहेगा, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, मतलब कि बिहार स्पेशल ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा, तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, मतलब बिहार की नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, साथ ही साथ आजादी के पश्चात बिहार, फिर आ गया बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। मतलब आप समझ लीजिए बात को, बिहार का जो बिहार स्पेशल है ना, हम बात कर रहे हैं किसका? बिहार। और बिहार स्पेशल जो है आपसे हिस्ट्री भी पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रख लीजिए। आपसे ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार को आपको मिस करना है, बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है? चलिए अब हम पेपर 2 जो है आपका, जो वो भी क्या है 100 मार्क्स का होगा, जिसे हम लोग सामान्य योग्यता कहते हैं। ये भी कितना है? 100 मार्क्स का होगा, मतलब कि 100 क्वेश्चंस होगा, ठीक है? तो इसमें क्या है? जनरल एप्टीट्यूड है। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या है? संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे आपके पास में, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन होगा आपके पास में, दशमलव होगा, औसत है, ब्याज है, लाभ हानि है, प्रॉफिट लॉस है, समानता भिन्नता है, ये सारे चीजें क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यह कि ओवरऑल जो है इसमें आपके मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना? लेकिन याद रहे, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा वो उतना आसान भी नहीं होने वाला है। मुझे लग रहा है कि एसएससी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा मैथ और रीजनिंग में, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की करने की जरूरत है, ठीक है? यहां तक चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा के उपरांत, है ना, यहां यह कह रहा है कि लिखित परीक्षा के उपरांत जो दस्तावेज वगैरह है उसका सत्यापन, मतलब कि डीवी होगा, और देन फिर उसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग वगैरह, जहां अगर ज्वाइनिंग करना है ज्वाइनिंग भिजवा दिया जाएगा। मेधा सूची के बारे में एक बात कही गई है। क्या कहा गया है कि देखिए, अगर आप 2 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी, अगर इन्हें भी आ गया 120 मार्क्स और इन्हें भी आ गया 120 मार्क्स, तब उस कंडीशंस के अंदर में जीएस पेपर को देखा जाएगा। किसे देखा जाएगा? जीएस पेपर को देखा जाएगा, है ना? और अगर जीएस पेपर में भी जो अंक है वो क्या है? अगर समान हो गया, जीएस पेपर में भी जो है वो अंक क्या हो गया? अगर समान हो गया, तब उस कंडीशन में क्या देखेगा? एज को देखा जाएगा। जो ज्यादा एज वाले होंगे उनको दिया जाएगा, मतलब कि जो ज्यादा एज वाले होंगे, मतलब जो आपसे ज्यादा, आपसे पहले डेट ऑफ बर्थ जिनका होगा उनको दिया जाएगा, है ना? अगर मान लीजिए कि ये भी समान हो गया, अगर मान लीजिए कि ये एज भी आपका और दोनों कैंडिडेट, दोनों ए और बी का समान हो गया, तब उस कंडीशंस के अंदर में जो देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि है, इस देवनागरी लिपि में जिसका भी जो नेम है, जो जिस फर्स्ट से पहले लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसे प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है? ध्यान में रखना है इस बात को, क्या कि अगर सामान्य अंक है दोनों कैंडिडेट का, तो जीएस पेपर के अंक को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर उसमें जिसका ज्यादा नंबर है उसको प्रायोरिटी देंगे। मान लीजिए कि वह भी आपका क्या है, समान हो गया, तब क्या हो जाए? तब आपके एज को देखा जाएगा। एज भी अगर आपका समान हो गया तब देवनागरी लिपि को देखा जाएगा, ठीक है? यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक जो है आरक्षण वगैरह है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है? एक चीज ध्यान रखिएगा
कि जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, इसको आप समझिए चीजों को। ये क्या है, कह रहा है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कौन सा? जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, याद रहे मूल निवास प्रमाण पत्र हम लोग का कहाँ का होगा बउआ? बिहार का। कहाँ का होगा? हम लोग का बिहार का। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्या है? क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है ना। ठीक है, ये आपको जरूरत है, अगर आपको नहीं है तो समझ लीजिए। अच्छा, अस्थायी निवास अंचल के राज्य द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का मान्य होगा। इसका मतलब क्या है कि आप ब्लॉक लेवल के, क्या है, ब्लॉक जो आपका ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक लेवल के जो पेपर है वो आप तैयार कर लीजिए। कौन कौन से पेपर है ना, कौन कौन से पेपर? तो एक आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किसी कैटेगरी में है ना, क्या है? जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपको ब्लॉक लेवल पर करना है, पहला। दूसरा जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो क्या है आपका? आवास या निवास प्रमाण पत्र। क्या है? निवास प्रमाण पत्र। ठीक, ये बात समझ लीजिए अच्छे से, ये आपको अच्छे से समझिए, ये आपको करना ही करना है। और तीसरा, अगर आप ईबीसी, एससी, जो ईबीसी या बीसी कैटेगरी के अंदर में अगर आप आते हैं तो एनसीएल है ना, ये आपको बना करके ही रखना है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो आपको बना के रखने की जरूरत है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर आपको बना लेना है। अब जो इसमें, इसके अंदर में जो एक महत्वपूर्ण बातें आती है वो क्या है समझिए। वो ये है कि आरक्षण का दावा करने वाली, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति और अस्थायी निवास या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम और पता से। मतलब कि अगर कोई फीमेल है, मान लीजिए कोई फीमेल है रीना, है ना, और वो अगर है मान लीजिए यूपी की हैं, या अगर वो बंगाल की हैं, है ना, या मान लीजिए अगर वो झारखंड की हैं, ठीक है, ठीक, तो ऐसे महिलाओं को क्या है, अपने फादर के निवास प्रमाण पत्र, है ना, फादर के एड्रेस का, है ना, फादर के एड्रेस का जो है वो निवास लगना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर इसकी शादी अगर मान लीजिए बिहार में हो गई, है ना, क्या है, इसकी शादी बिहार में हो गई, तो बिहार में अगर किसी शादी होती है तो उस कंडीशन में भी ये बिहार के निवासी नहीं माने जाएंगे। इनको अपना जाति प्रमाण पत्र, अपना निवास प्रमाण पत्र जो है अपने पिता के नाम का देना पड़ेगा, न कि पति के नाम का। समझ में आई बात? तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका कोड वगैरह दिया है, जब आप फॉर्म फिल कीजिए तो ये सब चीजें मांगेगा, नहीं भी मांगता है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या आपको लगने वाले हैं, है ना, वो समझिए। एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप फिल करने जाइएगा, इस फॉर्म के अंदर में आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा, जिसको जो कि जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए रखा जाएगा। स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र लगेगा, है ना, स्नातक या समकक्ष का जो है अंक पत्र लगेगा। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेंगे, है ना। मतलब यह है कि अगर आप बीसी हैं या ईबीसी हैं, है ना, तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर में आपको एनसीएल तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ क्या है, अपना निवास पर जो ये है वो लेना है, मतलब रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी लेना है। अगर आप SC ST में हैं तो आपका क्या है, जाति प्रमाण पत्र लगेगा और साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र। फिर यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया, देख लीजिए आप, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। वही बात यहाँ भी लिख दिया गया है कि महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका कहा गया बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत, मतलब अगर कोई जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं तो उनको अगर ये लग रहा है कि मुझे नहीं देना पड़ेगा, भैया देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिहार में रिजर्वेशन है, कितने 35% फीमेल को मिलना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो बिहार के अंदर में रिजर्वेशन मिलना है, और उस रिजर्वेशन के लिए आपको जरूरी पड़ेगा अपने पिता के एड्रेस का जाति प्रमाण पत्र और साथ ही साथ क्या चीज, आपका निवास प्रमाण पत्र। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। जो आप स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप पोता पोती नाती नतनी हैं और अगर आप दावा कर रहे हैं तो उसके लिए दावा से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र होगा वो आपको देने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हैं तो भैया आप उसके दावा के जो है हकदार नहीं हैं। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, वो भी समझ लीजिए। भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं तो वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मामला है, यहाँ देखिए कि अगर आप केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब क्या गया कि NOC आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब ये कि जो ऐसे कैंडिडेट जो TRE1 में गए हैं, TRE2 में गए हैं और TRE3 में गए हैं, तो भाई साहब अगर आप इन तीनों में गए हैं और अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उससे पहले आप क्या बनवाइएगा, NOC बनवाइएगा, ठीक ना। और NOC का आपको अपलोड करना है फॉर्म पे, वो दिया हुआ है सेक्शन, मैंने खोल कर देखा है वहां पे। या तो NOC आप अपलोड कीजिए या वहां पे एक और ऑप्शन दिया हुआ योगदान पत्र है ना, वो आपको अपलोड करने की जरूरत है, तो कर दीजिएगा, आपके पास होगा ही होगा, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम में आपको जो है पहचान पत्र मतलब कि फोटो युक्त होना चाहिए, जैसा कि आवेदन में दावा किया गया है। आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आप ले आइएगा। हाल का खींचा हुआ 4 फोटो, ये सब जो है काउंसलिंग की बात कह रहा है। हालांकि एग्जामिनेशन के टाइम में आपको ले जाने की जरूरत है और ले जरूर जाइएगा सेंटर के ऊपर में, है ना। लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन प्रति, ये सब आपको काउंसलिंग की बात करना है, ठीक है। एक चीज जो यहाँ देखना चाहिए हम लोगों को, शुल्क, है ना। जनरली जो बिहार के अंदर में फॉर्म्स जितने भी आ रहे हैं, हम लोग ने कई बार देखा है कि बिहार के फॉर्म्स जो होता है तो उसमें क्या है कि 700, 800, 1000 रुपये जो है फॉर्म फिल करने में चला जाता है। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अब जितने भी एग्जामिनेशन वगैरह होंगे 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि भाई जितने भी फॉर्म अब फिल होंगे उन सारे फॉर्म का कॉस्ट 100 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा, 100 रुपीज आपको मान लीजिए। तो इस फॉर्म्स का चार्ज भी कितना है, मात्र 100 रुपया। कितना है, 100 रुपये परीक्षा शुल्क जमा किए जाएंगे, ठीक है। ये जो आपको 200 रुपये दिख रहा है, ये इस कंडीशंस में है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया गया है, मतलब अगर आपने आधार नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिया है, आधार कार्ड आपने अगर नहीं दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर में आपको 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क भुगतान करना पड़ेगा, ताकि आपका बायोमेट्रिक जो है वो हो सके वहां पे और आपका वेरिफिकेशन हो सके कि आप ही हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और आप ही हैं जिन्होंने ज्वाइन भी किया, अगर पास कर गए तो, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये उसके लिए 200 रुपया, लेकिन जनरली फॉर्म का कॉस्ट कितना है, 100 रुपया, है ना। कितना दाम है, 100 रुपया, प्लस में जो बैंक चार्ज वगैरह होगा वो होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो क्या है, 27 अगस्त है। और जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है, 26 सितंबर है। देखिए 27 अगस्त का जो डेट है वो तो बीत चुका है, ये वीडियो बन रहा है 29 अगस्त को, है ना। तो 27 अगस्त से स्टार्ट था, है ना, और 27 अगस्त से जो स्टार्ट था इसमें आप वहां से फिल कर रहे हैं, लेकिन आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अगर 26 सितंबर है ना, 26 सितंबर अगर आपका लास्ट डेट है तो आप कोशिश कीजिए कि सितंबर के मैक्सिमम सेकेंड वीक तक अपना फॉर्म डाल दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम सेकेंड वीक तक फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सर्वर इश्यूज होने लगता है, वेबसाइट जो है वो क्रैश कर जाता है, तो उस कंडीशन में आप वंचित रह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप उससे पहले फिल कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। हार्ड कॉपी सब कार्यालय भेजने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हैं इसके अंदर। चलिए हो गया, यहाँ तक हो गया, और कुछ नहीं है, ये सब फॉर्म फिल करने के लिए है, आप OTR वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ों के लिए। देखिए ओवरऑल बात क्या है कि जो आपका AEDO एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन के अंदर में अगर आप क्या है, ग्रेजुएशन है ना, मतलब कि अगर आप स्नातक हैं, ठीक है, या आप उसके समकक्ष हैं, ठीक, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका स्टार्टिंग जो ऑनलाइन स्टार्ट है वो स्टार्ट कब से है, 27 अगस्त से है, ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो कितना है, 26 सितंबर है, ठीक है, समझ लीजिए बात को। और इसमें हमको ध्यान रखना है कि इसमें 3 पेपर होगा, 2, 3, ठीक है। पहला क्या है आपका, हिंदी और इंग्लिश होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरा क्या है हमारा, सामान्य अध्ययन, है ना, मतलब GS पेपर कहते हैं। ये क्या है, 100 मार्क्स का होगा। और एक हमारा GA है, जनरल एप्टीट्यूड, ये कितना है, ये भी 100 मार्क्स का होगा। और ये दोनों जो है वो हमारा क्या है, मेरिट बनाएगा, ठीक है यहाँ तक।
कोई दिक्कत नहीं। और यही मेरिट जो है वो हमें क्या है सिलेक्शन दिलाएगा। अब मेरिट की जब बात आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे रहेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर में अगर 200 का एग्जामिनेशन आपसे पूछा गया है तो मुझे लगता है कि सेफ स्कोर 120 से 140 होने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। अगर आप इस स्कोर में जा रहे हैं तो मुझे लगता है सेफ स्कोर होने जा रहा है, लेकिन अभी तो फिलहाल जितने फॉर्म फिल होंगे, फिर उसका एग्जामिनेशन होगा, पेपर का डिफिकल्टी को देखा जाएगा, पेपर के जो लेवल हैं वो क्या आएंगे, उसके बाद जो है फिर कट ऑफ के ऊपर में बात की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप जो है दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।